नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मानसून पूर्व आपदा तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्होंने मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को सतर्क रहते हुए समन्वय के साथ कार्य करने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पिछली बार पूरे राज्य के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं था। थराली की आपदा से शुरू हुआ और चाहे वो थराली के बाद श्याना चट्टी का क्षेत्र हो, चाहे रुद्रप्रयाग का हमारा छेनागाड़ बसुकेदार का क्षेत्र हो, सैंजी गांव पौड़ी का हो, या अभी चमोली जनपद का जब हम देख रहे थे तो चेपड़ो, थराली, कुंत्री, धुरमा, ऐसे अनेक स्थान, या बागेश्वर का पौसारी गांव, या उससे पहले के सालों में देखें तो हमारा घनसाली क्षेत्र में लगातार 3 बड़ी आपदाएं आई। हरिद्वार का सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर हो, चंपावत में बनबसा और टनकपुर के आसपास बहुत भारी जल भराव, और मैं भी स्वयं मौके पर पहुंचा तो कई लोगों को उसमें हमारे जो एनडीआरएफ के लोग, उन्होंने बोटों में रेस्क्यू किया लोगों को। और उससे पहले के साल में उधम सिंह नगर जनपद का खटीमा और उसके आसपास का क्षेत्र, उस दिन तो मैं और सुमन जी प्रातःकाल 5 बजे बात कर रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग घरों में सोए थे और घरों में सोए और वो कब पानी के अंदर घिर गए, यानी कि उनके दरवाजे भी बंद हो गए पानी से। फिर हम उनके दरवाजे खोलने का भी काम कर रहे थे, लेकिन दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे, पानी इतना भर गया था। तो उनकी छतों को काटकर वहाँ से निकाला गया। तो इन सभी बड़ी आपदाओं का हमने सामना किया है और सारे हमारे तंत्र ने उसमें आपदा प्रबंधन जरूर एक समन्वय करने का काम करता है, लेकिन उसमें सभी विभाग हमारे अपना अपना काम करते हैं। मैं सभी को साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम पिछले सालों की आपदा में किया है, यानी कि अपनी जान की परवाह नहीं करी और लगातार उन्होंने अपना दायित्व निभाया। इसलिए आपदा प्रबंधन हमारे लिए केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। मानसून के दौरान अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, एवलांच आना, बादल फ्लड होना, फटना, फ्लैश फ्लड, और सड़क संपर्क मार्ग जो है बाधित होना, ऐसी चुनौतियां हैं। और हमारी तैयारियों की वास्तविक, ये सब चुनौतियां हमारी वास्तविक तैयारियों की परीक्षाएं लेती हैं। और इस प्रकार की मॉक ड्रिल निश्चित रूप से हमको जो है कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आपदा के समय में केवल संसाधन हो इतने से इतना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उससे पहले पूरी तैयारी और उस समय में कैसे निर्णय हम लेते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत बार कमांड हमको नहीं मिलती है और स्वतः ही वहाँ पर निर्णय लेने होते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय होते हैं। और अच्छा समन्वय, सभी डिपार्टमेंटों में अच्छा समन्वय होता है तो हम बहुत लोगों की जान बचा पाते हैं, बहुत लोगों को समय पर सहायता दे पाते हैं, और जो हमारी कार्रवाई है वो बिल्कुल टाइम बाउंड हो तो निश्चित रूप से जान माल की और बहुत सुरक्षा होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो 13 जनपदों में 66 स्थानों पर एक साथ राज्य स्तरीय मानसून मॉक ड्रिल ये हो रही है, ये हमारी आपदा प्रबंधन की जो क्षमता है उसको और मजबूत करेगी। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच कैसे
उस समय में समन्वय होगा, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे और हमारे पास किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के साधन हैं और राहत और बचाव तंत्र की वास्तविक जो क्षमता है उसका व्यापक रूप से एक प्रैक्टिकल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एक प्रैक्टिकल भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 4P मॉडल अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट को ध्यान में रखकर तथा उनके 10 सूत्री आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा को आधार मानकर हमारी सरकार भी काम कर रही है और आपदा प्रबंधन को हमने केवल राहत एवं बचाव तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि जोखिम उसका न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और तकनीकी आधारित जो मैनेजमेंट है उस पर विशेष हम बल दे रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया कि इस दिशा में आज राज्य में AI आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, GIS मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग तथा डेटा आधारित जोखिम आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है ताकि समय पर संभावित खतरों का सटीक आकलन हो सके और जो होने वाला नुकसान है उसको न्यूनतम किया जा सके, और साथ ही रिस्पांस टाइम बहुत कम किया जा सके। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 70 स्थानों पर राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से पूरे अभ्यास की मॉनिटरिंग की। देहरादून समेत तमाम जिलों में भूस्खलन, जलभराव और बाढ़ जैसे आपदा परिदृश्यों पर राहत और बचाव अभियान के अभ्यास भी किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल में SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से भाग भी ले रहे हैं। इस दौरान विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रक्रिया और राहत बचाव व्यवस्था की समीक्षा क्षमता का परीक्षण भी किया गया है। सरकार का उद्देश्य आपदा प्रबंधन तंत्र को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाना है। तो राहत और बचाव अभियान का अभ्यास इस दौरान किया गया है। संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी लगभग पूरी की गई है और ऐसे में उत्तराखंड में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल भी की गई है। सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल की गई है। राहत और बचाव अभियान का अभ्यास इस दौरान किया गया है। तो वहीं सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल की गई। तमाम अधिकारी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। तो राहत और बचाव अभियान का अभ्यास भी इस दौरान किया गया है। तो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में पूरी मॉक ड्रिल की गई है और तमाम शहरों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की गई। देहरादून में मीडिया के सवालों पर सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ एक बैठक में नई और पुरानी सड़क परियोजना पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, जोशीमठ और श्रीनगर के साथ ही अहम बाईपास के साथ साथ अन्य जरूरी सड़क विकास योजनाएं भी शामिल हैं, जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नए पुराने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी बात हुई, अनुरोध भी किया और जो नए प्रोजेक्ट हैं कुछ हरिद्वार का है, ऋषिकेश का बाईपास बनना है, देहरादून की सड़क बननी है, जोशीमठ
का बाईपास बनना है, श्रीनगर का बाईपास है, अ, हेलंग क्षेत्र में सड़क जानी है, पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास है, खटीमा मझोला मार्ग है। ऐसे अनेक काम, जैसे लिपू लेक जाने वाली सड़क का भी कुछ काम बचा हुआ है, उस पर भी काम होना है। तो सब मिलाकर और CRIF योजना में लगभग 750 करोड़ की धनराशि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसकी सहमति दी। सब मिला के 7,000 करोड़ रुपए की से अधिक की धनराशि की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है, जो जल्दी हमारे राज्य को मिल जाएगा। ये बड़ी राशि है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग से सरकारी संस्थानों के बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल रही है। सूचना निदेशालय और सिटी फॉरेस्ट पार्क में लगाए गए सोलर प्लांट इसके सफल उदाहरण बनकर सामने आए हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया है कि सूचना निदेशालय का बिजली बिल पहले करीब 80,000 रुपये आता था, जो अब घटकर लगभग 1,500 रुपये रह गया है। वहीं सिटी फॉरेस्ट पार्क का बिल करीब 4 लाख रुपए से घटकर 1 लाख रुपए पर आ गया है। उन्होंने लोगों से अधिक सोलर ऊर्जा अपनाने और ऊर्जा बचत में योगदान देने की भी अपील की है। दूसरा सराहनीय प्रश्न है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। देखिए, सूचना विभाग में भी हमने सूचना निदेशालय में जो सोलर प्लांट लगाया है, तो हमारा जो बिजली का बिल 80,000 के आसपास आता था, वो घट करके अब 1,500 तक आ गया है। वैसे ही सिटी फॉरेस्ट पार्क में कल जब मैं गया था, वहाँ पता किया तो जो हमारा वहाँ का बिल लगभग 4 लाख रुपये आ रहा था, वो अब घट करके 1 लाख रुपये पर आ गया है। तो सोलर प्लांट मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूँगा कि सभी लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और ऊर्जा बचाएँ। मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए कालाढूंगी प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें बरसाती नाले में फंसी स्कूल बस का रेस्क्यू कर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का प्रदर्शन किया गया। दरअसल कालाढूंगी तहसील के चकलुआ स्थित निहाल नाले में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान एक स्कूल बस के बरसाती नाले में फंसने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य संबंधित टीमें भी मौके पर पहुंची। संयुक्त अभियान चलाकर बस में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। इसके बाद घायलों की भूमिका निभा रहे लोगों को प्राथमिक उपचार देते हुए कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाया गया है। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए डोईवाला के दूधली क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान नागल ज्वालापुर के बड़ोवाला क्षेत्र में नदी में 4 लोगों के फंसने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF, NDRF, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और समन्वित अभियान चलाकर 4 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति में जनहित को कम करना और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। जी, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आने वाले समय जिस हिसाब से बारिश का बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे कि आपको पता ही है, पिछली बार भी कितना ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस बार उसकी तैयारी पहले से ही प्रशासन ने शुरू कर दी है। तो जागरूक कार्यक्रम में सबको समझना चाहिए कि कैसे समझना चाहिए और गांव वालों को भी समझना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से किस कार्य को किया जा रहा है। कौन सी नदी पड़ती है जहाँ बाढ़ आती है? ये सुसवा नदी पर नागल बुलंदा वाला में सूचना हमें प्राप्त हुई है कि वहाँ पे कुछ लोग के घर में जल भराव हो गया है। लगभग 150 mm वाटर भर गया है। ये सब एक मॉक ड्रिल का पार्ट है। यहाँ पे सारे विभाग जो हैं वो उपस्थित हैं और अपने अपने रोल्स में, जैसे हमारी फर्स्ट टीम गई, वो SDRF की थी, पुलिस की थी और तहसील प्रशासन की थी। उन्होंने वहाँ जाके वहाँ की स्थिति बताई, देखा। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड टीम एम्बुलेंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए डिमांड की। उसके बाद हमारे जो SO हैं क्लेमेंट टाउन
और तहसीलदार डोईवाला है वो मूव करें। इस प्रकार से हम लोग जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम भेज के वहाँ पे अभी करेंटली चेक करा रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ आपदा के लिए, आगामी आपदा सीजन के लिए कैसे है। हमारा आपदा कंट्रोल रूम जो तहसील डोईवाला का है वो 24/7 एक्टिवेटेड है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन सेटअप कर लिया है कि जो आपदा की स्थिति पे अपने रोल्स प्ले करें, क्योंकि हमारे पास नदी क्षेत्र। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हारी हुई 23 सीटों पर भी खासा फोकस बीजेपी महिला मोर्चा का है। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से पहाड़ों का रुख भी आपने किया, तमाम महिलाओं से आप लोग लगातार मुलाकात भी कर रही हैं, 2027 की क्या कुछ चुनावी तैयारियां भी हैं और महिलाएं कितना सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को? देखिए, महिलाएं पूरा सपोर्ट कर रही हैं। अभी हमने पहाड़ों का दौरा भी किया है और अभी हमारा डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे से पदाधिकारियों के लिए हर जिला और मंडल तक हम लोग वो करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स उनको रजिस्टर करवा रहे हैं। और इसके बाद हमारा जुलाई के महीने में हमारा जनसंपर्क और बढ़ेगा, अगले 3 महीनों के कार्यक्रम में। इसमें हम 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अपनी लखपति बहनें और स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ विधानसभावार महिला सम्मेलन कर रहे हैं। और उसके अगले महीने अगस्त में हम लोग 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोग जनप्रतिनिधि सम्मेलन करें, जिसमें हमारी चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग जिलेवार बैठक करेंगे। और सबसे आखिरी सितंबर में हम लोग 1 तारीख से 15 सितंबर तक का जो कार्यकाल है, उस समय है, उसमें हम अपनी पुरानी जो हमारी बहनें हैं जो आज पद पे नहीं हैं, उन पुरानी बहनों के साथ हम लोग टिफिन बैठक कर रहे हैं। मैडम, क्योंकि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या महिलाओं की भी कोई भूमिका है? कुछ कार्यक्रम महिला विंग की तरफ से भी क्या चलाए जा रहे हैं क्या? देखिए, जनरल बॉडी कार्यक्रम चला रही है और सरकार भी कार्यक्रम चला रही है। 4 तारीख को सभी जगह शिविर लग रहे हैं जन कल्याण के, और सारी जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं और जितने ऑफिशियल उनके अंदर आते हैं, उन सब का एक प्रदर्शनी जैसी और अपना एक प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसमें महिलाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि आज जितनी भी योजनाएं हम देखें वो महिलाओं से जुड़ी हुई है, तो महिलाओं को उसका फायदा उठाना चाहिए। अब मैडम, ये भी देखा गया है तो 2022 में 23 सीटों पर बीजेपी ने हार का सामना किया था। अब उन 23 सीटों पर फोकस है हालांकि, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं उनको किस तरह साधने की कोशिश की जा रही है कि जो उन 23 सीटों पर भी आप लोग परचम लहरा सकें, या फिर क्या योजना? देखिए, हम लोगों ने भी जैसे कि मेन बॉडी ने चिन्हित किया, हम भी उनके चिन्हित के साथ खुद को जोड़ते हुए हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं विशेष तौर पे, इसलिए हमने विधानसभा वार कार्यक्रम रखे हैं कि उन विधानसभाओं में हमें जाने का मौका मिले, जानने का मौका मिले कहाँ कमी रहेगी, कैसे और कैसे हम उन महिलाओं को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हम लोगों को वोट डालें। धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। रुचि भट्ट जी हमारे साथ थे, जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई, लेकिन 23 सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा। अब पार्टी इन्हीं सीटों को 2027 के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी मान रही है। बीजेपी ने करीब 3000 ऐसे बूथों की पहचान की है जहां 2022 में पार्टी बढ़त नहीं बना सकी थी। अब इन बूथों पर विशेष रणनीति के तहत संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ता जोड़ने और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने पर काम हो रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूरा फोकस हारी हुई 23 सीटों पर है, जहां इन सीटों पर बीजेपी 2027 में जीत भी दर्ज करेगी। देखिए, हमारी जो 23 सीटें हारी हुई थी, उन सीटों के लिए हमने अपनी कार्य योजना तैयार की। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों ने 24 घंटे का प्रवास पर उन सीटों भेजा है। बहुत अच्छा फीडबैक उन सीटों से हमको मिल रहा है। उन सीटों को, और जो बूथ कमज़ोर थे, उन कमज़ोर बूथों के लिए हमने प्रबंधन तैयार किया हुआ है और इस बार हम 23 की 23 उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी।
उत्तराखंड विधानसभा 2027 चुनाव के लिए तमाम संगठन अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम अन्य दल हो, लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसी के दौरान यह भी देखा गया है कि जब धामी सरकार के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया गया था, तब बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 23 सीटें उस समय बीजेपी हार गई थी। अब इन हारी हुई 23 सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इन 23 सीटों पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। किस तरह इनको जीता जाए उस पर भी मंथन हो रहा है और तमाम नेताओं की नियुक्तियां भी इस दौरान की जाएंगी कि ताकि इन सीटों पर पूरा विशेष फोकस रखा जाए और 23 सीटों को भी बीजेपी कब्जाने की तैयारी में है। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार 70 की 70 विधानसभा सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और ऐसे में तमाम रणनीति, तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और खास फोकस इन 23 सीटों पर भी किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इन जो हारी हुई 23 सीटें बीजेपी की थी उस पर बीजेपी किस तरह से फोकस करती है और किस तरह से चुनावी तैयारियों को रंग भी देती है। से विशाल उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश ने ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। आसमान से बरसता पानी अब आफत बन चुका है। पहाड़ों से गिरता मलबा, दरकती चट्टानें और उफनते गदेरे बता रहे हैं कि पहाड़ एक बार फिर मुश्किल दौर में प्रवेश कर चुका है। बारिश के बाद प्रदेश की 9 अहम सड़कें बंद हो गई हैं। इसका असर अब उन 40 गांवों पर भी पड़ गया है जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। करीब 15,000 लोग अब सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपाया हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का कहर भी देखा जा रहा है। ऐसे में प्रमुख 9 मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे ये भी देखा गया है कि 40 गांवों का संपर्क टूट गया है। यानी कि इन गांवों के सामने बड़ी समस्याएं हैं और ऐसे में 15,000 लोग घरों में कैद होने को भी मजबूर हैं। अब ऐसे में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी से भारी बारिश का दौर भी बताया गया है कि जारी रहेगा और ऐसे में जो यात्रा चारधाम की कर रहे हैं उनसे अपील भी की गई है कि वो सरकार की गाइडलाइंस देखकर ही आएं और ऐसे में पालन भी गाइडलाइंस का करें। साथ ही जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं वो भी उनसे भी अपील की गई है कि वो मौसम का मिजाज देख करके ही आगे बढ़े। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है वो बारिश का कहर देखा जा रहा है और इस दौरान 4 प्रमुख नदियां भी जल स्तर उनका बढ़ गया है। ये बताया जा रहा है कि 4 नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों से अपील की गई है। नदियां, नाले और उन सबसे दूर रहने की अपील भी लोगों से की गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।